आज के कक्षा में हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सागरीय पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेरीन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि सागरीय पारितंत्र किसे कहते हैं। तो वैसा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो कि खारे जल में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है सागरीय पारितंत्र। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका लगभग 71% भाग जो है वो सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है, जबकि 29% भाग जो है वो स्थल वाला भाग है। ये जो सागर और महासागर होते हैं ये काफ़ी गहरे होते हैं। यदि इनकी औसत गहराई देखी जाए तो लगभग 4000 मीटर की गहराई, इनकी औसतन गहराई 4000 मीटर होती है। तो आज हम सागरीय पारितंत्र में जो है खुला समुद्र में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक वर्ग होते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो स्थल वाला भाग है उसमें उत्पादक वर्ग होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं और उसी भोजन पर समस्त जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। और स्थल वाले भाग पे जो है एक स्वस्थ जो है इकोसिस्टम चलता है। ठीक उसी प्रकार से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी जो है उत्पादक वर्ग होते हैं और इसी प्रोड्यूसर पर जो है समस्त जलीय जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूसर के रूप में जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, कुछ कुछ पौधे होते हैं या फिर बड़े शैवाल होते हैं। ये सब जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोड्यूसर हैं और यही भोजन बनाते हैं और इसी पर समस्त जलीय जीव जो है निर्भर है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो है, किसी जलीय क्षेत्र में जो है कितना प्रोड्यूसर होगा ये डिपेंड करता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कितना प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्थल वाले भाग में जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, जिसके कारण वहाँ प्रोड्यूसर जो है अधिक है। और ध्रुवों वाले क्षेत्र में सूर्य प्रकाश कम प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ प्रोड्यूसर भी कम है। ठीक उसी प्रकार से एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है सूर्य का प्रकाश कितना मिल रहा है ये प्रोड्यूसर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है पोषक तत्व, उस जल में कितनी मात्रा में पोषक तत्व है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, और यदि हम सागरीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें लवणता की मात्रा कितनी है, ये सभी कारक जो हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है जो प्रोड्यूसर है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो समुद्री जल है या फिर आप किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लीजिए, तो जो जल का तापमान होता है वो जल्द गर्म नहीं होता है, वो जल्द परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो जल है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो काफ़ी अधिक है।
काफ़ी अधिक होने के कारण उसको ऊष्मा सोखने की उसमें क्षमता अधिक होती है, जिससे कि जल जो है जल्द गर्म नहीं होते हैं। स्थल जल्द गर्म हो जाते हैं, जबकि जल जो है जल्दी गर्म नहीं हो पाते हैं। तो जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो अधिक होती है। इसके अलावा जो है, जब आप समुद्र की गहराई में जाइएगा, तो जो आप समुद्र की गहराई में जाइएगा, त्यों-त्यों जल का जो है प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यदि इस या फिर किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाइए, गहराई पर जाने पर जो है उसका जो प्रेशर है जल का वो बढ़ता चला जाता है। तो यदि इसमें देखें तो सतह पर जल का जो प्रेशर रहता है वो 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जबकि आप सबसे अधिक गहराई में चले जाइएगा तो 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर वहाँ प्रेशर रहता है। मतलब कि गहराई में जल का दाब अधिक होता है, जबकि सतह पर जल का जो दाब है वो काफ़ी कम होता है। लगभग 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है सतह पर, और 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है सर्वाधिक गहराई पर जाने पर। अब देखिए, इतनी गहराई में जो भी जीव जंतु रहते हैं वो उस उच्च के दाब को सहने की क्षमता रखते हैं, उस उच्च दाब के प्रति अनुकूलित हैं, इसीलिए उतनी गहराई में वो जीवित रह पाते। आप जानते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के काफ़ी गहराई में भी जीव जंतु रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उस हाई प्रेशर को जो है वो हाई प्रेशर को वो सह सकते हैं, इसलिए वो उस क्षेत्र में जीवित हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सागरीय जीव हैं, जो सागर में रहने वाले जीव जंतु हैं, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्लैंकटन, दूसरा है नेक्टन और तीसरा है बेंथस। देखिए, इस तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लैंकटन समुदाय किसको कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्लैंकटन समुदाय वाले जीव हैं ये काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म पादप होते हैं। ठीक है। और ये उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि प्रकाशित मंडल वाले क्षेत्र हैं, या फिर समुद्र में या देखें तो सागर का जो ऊपरी परत है एपीप्लेजिक मंडल, उसी में ये पाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा आप समझिए। देखिए, हम कल की कक्षा में आपको बताए थे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 200 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश उसके बाद नहीं पहुंच पाता है। तो जो प्रकाशित मंडल वाला क्षेत्र है उसी को सागरीय पारितंत्र में सागर वाले क्षेत्र में जो है उसको एपीप्लेजिक मंडल कहते हैं। मतलब जो प्रकाशित मंडल है उसी को सागर वाले क्षेत्र में एपीप्लेजिक मंडल कहते हैं। ठीक है। तो जो प्लैंकटन समुदाय के जीव हैं ये इसी प्रकाशित मंडल में रहते हैं जहाँ की सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर बहुत ही सूक्ष्म पादप होते हैं और इस क्षेत्र में रहते हैं। तो देखिए, जो प्रकाशित मंडल में रहने वाले जो सूक्ष्म पादप हैं उस सूक्ष्म पादप को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जबकि जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसको जूप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है। मतलब पादप को जो है फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे, जो सूक्ष्म पादप है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं उसको जूप्लैंक्टन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए,
ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यही फाइटोप्लैंक्टन जो है प्राथमिक उत्पादक है किसी भी समुद्र वाले क्षेत्र में। ये सूर्य के प्रकाश से जो है भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इसी फाइटोप्लैंक्टन को जो है ये जूप्लैंक्टन जो है खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है वे ये हो गए प्राथमिक उत्पादक, और इसको खाने का काम जो करते हैं वो जूप्लैंक्टन करते हैं। और फिर इस जूप्लैंक्टन को भी अन्य जीव खाते हैं, और इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला बनता है समुद्री क्षेत्रों में। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, ये फाइटोप्लैंक्टन का एक बहुत बड़ा रोल है कि जलीय इकोसिस्टम में। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन तो सबसे पहले भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ जल में ऑक्सीजन की भी पूर्ति करते हैं, क्योंकि जो जल में रहने वाले जीव हैं उसको भी ऑक्सीजन ही चाहिए श्वसन क्रिया के लिए। तो जो ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम करते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन ही करते हैं। जो प्राथमिक उत्पादक हैं वही प्राथमिक उत्पादक भोजन भी बनाते हैं, साथ ही साथ जल में ऑक्सीजन की पूर्ति भी करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन के बारे में चर्चा पहले करते हैं, फिर जूप्लैंक्टन के बारे में करेंगे। तो समझिए कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के पौधे होते हैं या फिर शैवाल होते हैं, ठीक है। और इसकी जनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये कुछ ही समय में एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेती है। मतलब इसका प्रजनन का काम जो होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, और तीव्र होने के कारण कुछ ही समय में बहुत बड़े क्षेत्र को ये घेर लेने का काम करते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ये सागरीय सतहों पर तैरते हैं, और तैरने के दौरान जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चल जाते हैं, ये बहाव में बह भी जाते हैं। तो जो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं। अब देखिए, शैवाल और डाइटम जो होते हैं, शैवाल और डाइटम जो फाइटोप्लैंक्टन हैं ये ठंडे सागरीय क्षेत्र में विकसित होते हैं, ठीक है। जो ठंडा सागरीय क्षेत्र है वहाँ शैवाल और डाइटम होते हैं। और उसके बाद जो है, जैसे कि आप इसका नाम याद रखिएगा, गोयालॉक्स एवं जिमोनिडिम प्रजाति के जो फाइटोप्लैंक्टन पादप हैं वो जो है गर्म समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्म समुद्र वाले जो क्षेत्र होंगे वहाँ ये पाए जाते हैं, और वहाँ ये प्राथमिक उत्पादक का काम करते हैं। और कुछ फाइटोप्लैंक्टन में जो है बैक्टीरिया प्रजाति को भी रखा जाता है, जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो असल में बैक्टीरिया है, लेकिन ये काम पौधों की तरह करते हैं। मतलब ये जो है भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक उत्पादक के काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन निर्माण करते हैं। इसलिए इसको जो है फाइटोप्लैंक्टन के वर्ग में रखा जाता है। और ये भोजन निर्माण के साथ ऑक्सीजन की भी पूर्ति करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। मतलब कि जो आपका सागरीय पारितंत्र है, जो समुद्र वाला क्षेत्र है, उसमें ये जो है क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन की भी पूर्ति करते हैं और भोजन का भी पूर्ति करते हैं। इसलिए इसको फाइटोप्लैंक्टन के वर्ग में रखा जाता है।